भला कर जाए। नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 8 बज चुके हैं। डीडी न्यूज पर वक्त है न्यूज नाइट का। अगले 1 घंटे में न्यूज नाइट में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उन खबरों से पहले यह भी बता दें कि कोरोना का जो संकट है उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम सबको सावधान, सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा और उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है लगातार ये मास्क को लगाए रखना। ये मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये मास्क जो है कोरोना से लड़ने के लिए आपके पास एक बहुत कारगर हथियार है। लेकिन क्योंकि मैं आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं और मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंचे और इस वक्त स्टूडियो में मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैं ये मास्क उतार रहा हूं। लेकिन जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं ये मास्क ज़रूर लगा कर निकलूँगा। और आपको बता दें कि कोरोना की तमाम हम खबरें आपको दिखाएंगे, देश और दुनिया की खबरें दिखाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की बात चल रही है। आज बाकायदा ये केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसको लेकर भी आशंका है। हालांकि वो कब आएगी इसको लेकर के तारीख या कोई समय जो है उसके बारे में नहीं बताएगा, लेकिन हमको लगातार सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो आज हमारा खास तौर से फोकस ये होगा कि जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी, हमारी रणनीति क्या है। इसके अलावा देश भर में तमाम राज्य सरकारें अपनी अपनी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। कई जगह नतीजे इसके बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी कई जगह ऐसा दिख रहा है कि जहां पर कोरोना के मामले फिलहाल जो या तो स्थिर हो गए हैं या कम हो गए हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां चिंता लगातार जारी है क्योंकि वहां मामले बढ़ रहे हैं। इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने शपथ तो ली, लेकिन शपथ लेने के साथ ही राज्यपाल ने उनको संविधान की जो शपथ लिया और साथ साथ राज्य में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्यपाल ने 2 टूक कही। इन सब खबरों पर विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों में नए मामलों में कुछ गिरावट के संकेत। 24 राज्यों में पॉजिटिव दर 15% से ज्यादा। राज्यों को कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे कड़े कदम उठाने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए भी रहें तैयार। देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है रेलवे, वायुसेना, नौसेना। भारतीय रेल ने देश के अलग अलग राज्यों में 137 टैंकरों में लगभग 2067 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई। आईएनएस तलवार, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोलकाता के जरिए नौसेना विदेशों से ला रही है ऑक्सीजन और अन्य सामान। वायुसेना भी मदद के लिए लगातार भर रही है उड़ानें। राज्यों में कोविड के खिलाफ जंग जारी। यूपी सरकार ने 4 और दिन के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। लखनऊ में शुरू हुआ डीआरडीओ का बनाया अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल। पश्चिम बंगाल में भी आंशिक लॉकडाउन का ऐलान। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन और सिक्किम में नाइट कर्फ्यू लागू। तमाम राज्यों में टीकाकरण भी जारी। कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून महीने के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को दी मंजूरी। प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज। करीब 80 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। कोविड के खिलाफ जंग में आरबीआई ने भी किया मदद का ऐलान। मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा का ऐलान। वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को होगा फायदा। व्यक्तिगत छोटे कर्जदारों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की दूसरी विंडो भी खोली। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव को टालने का किया फैसला। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तीसरी बार संभाली मुख्यमंत्री की कुर्सी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई
पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। राज्य में कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में लिया विरोध प्रदर्शन में हिस्सा। विधायकों के साथ ली संघर्ष की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देने वाले कानून को बताया असंवैधानिक। कहा आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने आज आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर के मुकाबले के लिए देश को तैयार रहना होगा। हालांकि ये तीसरी लहर कब आएगी इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। देश में इस वक्त 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की 1 लाख से अधिक मामले हैं। संतोष की बात यह है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्य हैं जहां मामलों में कुछ गिरावट के संकेत हैं, लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में नए मामलों के बढ़ने से चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,38,439 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81.91% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,87,229 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में 24 राज्य हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में नए मामलों में कुछ गिरावट के संकेत हैं, जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में नए मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस में रिडक्शन नोट किया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी कुछ केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह केसेस में रिडक्शन दिखता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखते हैं कि एक अर्ली साइंस ऑफ रिडक्शन नोट होता है। हालांकि यह बहुत ज़रूरी है समझना कि एक इन्फेक्शियस डिजीज से जब हम डील करते हैं तो एक दिन की ढिलाई हमें पुरानी परिस्थिति पर या अर्लियर फार्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की दृष्टि में ले जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के कुछ जिलों में नए मामले कम होते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेंगलुरु और चेन्नई में बढ़ता पॉजिटिविटी रेट चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर मामलों की कमी के लिए काम हो रहा है। संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। वो एरिया है जहां पर कि या तो हाइयर सर्ज नोट किया जा रहा है, ज्यादा केसेस नोट किए जा रहे हैं, या हाई केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। वहां पर जरूरी है कि हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट पर उसी मोमेंटम से काम करें ताकि हम इन्फेक्शन का फैलाव रोक सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन बहुत संक्रामक है। सरकार का कहना है कि कुल 4 वेरिएंट हैं जिस पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। सरकार ने ये भी कहा कि कोविड की तीसरी लहर आएगी और लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। Phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं देश भर में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जा रहे 500 ऑक्सीजन प्लांट्स में से 2 गुरुवार से चालू हो जाएंगे। इसमें से पहला दिल्ली के एम्स में लगा मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है। इन्हें डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित तकनीक द्वारा पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किया जा रहा है। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हमारा स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए एक ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम बनाया है। उसी टेक्नोलॉजी के आधारित पर हमने ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाया है। ये ऑलरेडी 1-2 साल से हमने जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व राज्य और लद्दाख में इंस्टॉल है मिलिट्री हॉस्पिटल में।
आरएमएल अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस हफ्ते 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं। एम्स के अलावा सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और एम्स झज्जर में भी प्लांट लगने हैं। भारतीय रेलवे भी लगातार देश के तमाम राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने में लगा हुआ है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मदद से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। सुबह 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और फरीदाबाद के स्टेशनों पर ऑक्सीजन लेकर पहुंची। पहली ट्रेन गुजरात के हापा से 5 टैंकरों में 103.64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली कैंटोनमेंट स्टेशन पर पहुंची। दूसरी ट्रेन मुंद्रा पोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स से 7 टैंकरों में 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आईसीडी तुगलकाबाद पहुंची। वहीं तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बोकारो में 6 टैंकरों में 163.17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर फरीदाबाद पहुंची। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों से 137 टैंकरों में लगभग 2067 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 34 ऑक्सीजन एक्सप्रेसों ने अपनी यात्रा अब तक पूरी कर ली है। नॉर्दर्न रेलवे ने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सक्रिय तौर पे अपनी भूमिका निभाई है। हम लोगों ने राज्य सरकारों के साथ भी सक्रिय तौर पे समन्वय स्थापित किया था और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से हमारी जो ट्रेन चली थी वो भारत की दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन थी और उसके बाद से हम लोग लखनऊ में अब तक 17 ट्रेन टर्मिनेट कर चुके हैं और जिसके जरिए हम लोग 602 टन ऑक्सीजन अभी तक विभिन्न स्थानों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ला चुके हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय प्रयास के तहत नौसेना भी विदेशों से ऑक्सीजन और अन्य सामान ला रही है। समुद्र सेतु अभियान 2 के तहत आईएनएस तलवार बहरीन के मनामा से आज तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक टैंकरों की पहली खेप को लेकर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंची। नौसेना का पोत आईएनएस तलवार 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर कर्नाटक के मैंगलोर पहुंचा। यहां से इन ऑक्सीजन भरे क्रायोजेनिक टैंकरों को जल्द ही उन जगहों पर पहुंचाया जा रहा है जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। भारतीय नौसेना के 7 पोतों जिसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, तबर, त्रिकंड, जलाश्व और आईएनएस ऐरावत शामिल हैं। ये पोत विभिन्न खाड़ी देशों से तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को लाने के लिए तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से रवाना हुआ है। ये अपने साथ 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर और 27 टन के 8 ऑक्सीजन टैंक भी लेकर आ रहा है। उधर आईएनएस कोलकाता कुवैत से रवाना हो गया है। ये अपने साथ 27 टन के 2 ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बॉटल्स और कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आ रहा है। कोरोना संकट में भारतीय वायुसेना देश की लाइफलाइन बनी हुई है। विदेशों से ऑक्सीजन, दवाएं और अन्य आवश्यक उपकरणों को लाने के लिए वायुसेना के विमान ताबड़तोड़ चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान मंगलवार शाम को हिंडन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर आज तड़के ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पहुंचा। 4 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ ये विमान अब चेन्नई वापस आ रहा है। चेन्नई में ईंधन भरवाने के बाद विमान के देर रात तक पानागढ़ पहुंचने की उम्मीद है। वहीं भारतीय वायुसेना का एक अन्य विमान IL-76 आज दोपहर सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर से 352 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लोड करने के बाद इस विमान के आज देर रात हिंडन पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने देश के तमाम फिजिशियन डॉक्टर्स से अनुरोध किया है कि वो लोगों को टेलीमेडिसिन से मदद करें। We need physicians fraternity to come forward to provide teleconsultations to people, to families at home. Those who have acquired infection, जो इन्फेक्शन हो गया उनको सस्पेक्ट है, खांसी है, बुखार है और लगता है कि ये कोरोना ही हो सकता है, उनको विनती है कि डॉक्टर्स अपनी तरीके से टेलीमेडिसिन के द्वारा उन तक पहुँचे और जो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं वो मिलके ऐसे कॉल सेंटर या टेलीमेडिसिन सपोर्ट सिस्टम बनाएं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कोविड बीमारी के इलाज के लिए दवाओं तथा अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रेमडेसिविर के सभी 7 निर्माताओं को 1 महीने पहले के 38 लाख शीशी उत्पादन को बढ़ाकर प्रति महीने 1 करोड़ 3 लाख शीशी करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 3 मई और 9 मई के अवधि के बीच सभी राज्यों को रेमडेसिविर की 16,50,000 शीशी का आवंटन किया गया है। बैठक के दौरान अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर भी विचार विमर्श किया गया। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा कालाबाजारी तथा जमाखोरी की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कुल मिलाकर चौतरफा प्रयास जारी हैं और अब एक ही मंत्र है कि सभी कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। नितेंद्र सिंह, नंदिता डागर और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो लाभार्थी हैं उनको मई और जून महीने के लिए भी प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 80 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित होंगे। कोरोना काल में देश के लोगों को राहत पहुंचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मई और जून महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का फैसला किया है। इससे करीब 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आने वाले लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। गेहूं अथवा चावल के संदर्भ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। इसमें करीब 80 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जाएगा और इस पर करीब 25,333 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें चावल के लिए 36,789.2 रुपए प्रति मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 25,731.4 रुपए प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित आर्थिक लागत शामिल है। अन्न का अतिरिक्त आवंटन कोरोना के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। अगले 2 महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण नुकसान नहीं होगा। उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए उपायों की घोषणा की। आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की। Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide ranging of entities including vaccine manufacturers, importers and suppliers of vaccine and priority medical devices, hospitals and dispensaries, pathology labs, manufacturers and suppliers of oxygen and ventilators, importers of vaccine and COVID-related drugs, logistics firms and also patients for treatment. आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किया जाएगा। यह 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगा। To provide further support to small business units, micro and small industries and other unorganized sector entities who are adversely affected during the current wave of the pandemic, it has been decided to conduct special 3-year long-term repo operations, that is 3-year SLTRO of rupees 10,000 crore at repo rate for the small finance banks to be deployed for fresh lending of up to rupees 10 lakh per borrower. This facility will be available till 31st October 21. आरबीआई ने व्यक्तिगत छोटे कर्जदारों के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की दूसरी विंडो खोली है। 25 करोड़ रुपए तक के ऐसे कर्जदार जिन्होंने पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी, वह इस बार लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, वित्त परिस्थिति को अनुकूल बनाने और बाजार का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार के साथ निकट समन्वय में काम किया जा रहा है। राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी।
ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है। पहले इसकी अवधि 36 दिन थी। आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहकों के खिलाफ दिसंबर तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध न लगाएं। शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगा कि वित्तीय हालात अनुकूल रहें और बाजार कुशलता से काम करता रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेज रिकवरी हुई है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है। अच्छे मानसून से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी रहने की संभावना है। मुंबई ब्यूरो और दिल्ली से अजय मिश्रा के साथ डीडी न्यूज। और कोरोना से निपटने के लिए सभी राज्य कई मोर्चों पर लगातार काम कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। ज्यादातर राज्य कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं। इसके चलते महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कोरोना के मामलों में, नए मामलों में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कुछ मामले बढ़ रहे हैं। पर इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने आज से लॉकडाउन को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। तो बिहार में 15 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोविड के खिलाफ राज्यों की जंग जारी है। अगर सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो वहां कोरोना महामारी से उपजे गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी। परिस्थिति के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा कोरोना आंशिक कर्फ्यू है उसको भी अब बढ़ा के सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक किया गया है। इस दौरान 5,515 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश के जो हमारे 12,000 वार्ड हैं उनमें सब में ये सफाई का काम इन दिनों लगातार जो कोरोना आंशिक कर्फ्यू है इन दौरान किया जा रहा है। लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा रिकॉर्ड समय में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल कोविड-19 अस्पताल कोविड मरीजों को समर्पित किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल पहुंचे। डीआरडीओ के 500 बेड के कोविड-19 अस्पताल को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं से चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार की मदद से डीआरडीओ ने ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की व्यवस्था की है, जो मुफ्त में भी उपलब्ध होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। वहीं सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेट ट्रांसपोर्ट और मेट्रो 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। এবারে স্ট্রিংটা একটু ইনফেকশন বেশি করছে, সেই জন্য আমাদের ইমিডিয়েট কতগুলো এফেক্টিভ মানে অ্যাকশন নিতে হচ্ছে। স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসে 50% অ্যাটেন্ডেন্স করছে। মুভমেন্ট অফ অল লোকাল ট্রেনস টু বি সাসপেন্ডেড ফ্রম টুমরো। নো ফ্লাইট উইল বি অ্যালাউড টু এন্টার বেঙ্গল, কলকাতা, বাগডোগরা, অন্ডাল from 7 May midnight from anywhere outside the state without RT-PCR negative test report of last 72 hours. बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन आज से लागू हो गया है, जो 15 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान केवल राशन, डेयरी और सब्जी जैसे रोजाना की जरूरत से जुड़ी दुकानों को केवल सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक 4 घंटे के लिए खोलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन का राजधानी पटना की सड़कों पर कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश में 6 मई रात 12 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इसी के साथ धारा 144 लागू कर दी जाएगी। 16 मई तक सरकारी दफ्तर भी हिमाचल में बंद रहेंगे। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। सिक्किम में अगले आदेश तक शाम 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके तहत केवल सेना, सुरक्षा कर्मियों और आवश्यक वाहनों को ही ले जाने की अनुमति होगी। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूर्वी खासी हिल्स जिले में
पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय किया है, जो 5 मई की रात 8 बजे से लेकर 10 मई को सुबह तक लागू रहेगा। राज्य में सभी जिलों में सप्ताहांत लॉकडाउन भी लगाया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,960 नए मामले दर्ज हुए हैं और 311 मरीजों ने कोरोना के आगे दम तोड़ दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुद्वारा रकाबगंज के कोविड केयर सेंटर के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा सरकार भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। सभी मेडिकल कॉलेजेस का अगर मिला लें तो 1000 बेड्स नए ये बनने की हमारी स्थिति में है। साथ ही DRDO जो आर्मी की सहायता से हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल पानीपत में रिफाइनरी में और 500 बेड का हिसार में, जहां ऑक्सीजन को गैस रूप में उपलब्ध है, ये 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में CSR के तहत वेदांता ग्रुप भी एक 100 बेड का नया अस्पताल ये बना रहा है। मैनकाइंड फार्मा के 70 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, उसका भी आज या कल में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे इन सब बेड्स की व्यवस्था करने के लिए हमने एक अधिकारी भी जिम्मे लगा दिए ताकि डेली उसकी मॉनिटरिंग वो कर सकें। इस बीच देश में टीकाकरण भी जारी है। कई राज्यों में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की। मैं अपने बच्चों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर बताइए, हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन का फायदा है, आप भी जब नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा चक्र अगर हमने बच्चों को उपलब्ध करा दिया, अपने बहनों और भाइयों को उपलब्ध करा दिया, तो बड़ी सुरक्षा कोरोना से बचने के लिए हमको मिल जाएगी। देश में जारी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन की 16 करोड़ 4 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड टीके की 17 करोड़ 2 लाख से अधिक खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके की 94,47,000 से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं। अगले 3 दिनों में टीके की 36 लाख खुराकें उन्हें दी जाएंगी, ताकि टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेज को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, विशेष रूप से कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि दुर्घटनाओं के न होने को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने को कहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से जारी इस जंग में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के साथ साथ जन भागीदारी की भी अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना की जो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उस पर बात करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम तमाम बड़ी खबरों पर बने हुए हैं और जैसा हमने आपको बताया था कि आज सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा। इसकी आशंका जताई गई है, तीसरी लहर भी आएगी। कब आएगी इसको लेकर कोई समय अवधि नहीं बताई गई। हमारा आज का विशेष इसी पर है। हमारा आज का विशेष कोरोना तीसरी लहर से निपटने की क्या हो रणनीति। जी हाँ, तीसरी लहर से निपटने की क्या हो रणनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर के विजय राघवन, जो कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत के, वो जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राघवन। और डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ, DG हेल्थ सर्विसेज हैं भारत सरकार के, उनका भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कुमार जी। प्रोफेसर विजय राघवन जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो तीसरी लहर की बात है, जो आशंका जताई गई, इसके क्या मायने हैं कि तीसरी लहर आएगी? ये तो जिस तरह से आप कहते हैं पहली या तीसरी लहर, वो ऐसा हेडलाइन बन जाती है, लेकिन हमें ये समझनी चाहिए कि लहर कैसे आते हैं और जाते हैं। पहली लहर जब आई, वायरस फैली सारी दुनिया में, जहां वायरस का एक्सपीरियंस पहले नहीं था। उसके बाद काफी इम्यूनिटी आ गई कुछ लोगों में, लेकिन बहुत से लोगों ऐसे बचे थे जिनको इन्फेक्शन आई नहीं। और उसी समय में वायरस में ऐसा बदलाव हुई कि वो इन लोगों जिनको इम्यूनिटी हो चुकी है, उनके साइड से लेके और लोगों को तेजी से इन्फेक्ट करें। यही कुछ वेरिएंट है जिनका ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन की तेजी ज्यादा है। ये दूसरी लहर उसके कारण है, हमारे मास्क और डिस्टेंसिंग ठीक नहीं करने के लिए कारण है, और कोई लापरवाही के कारण है, बहुत से चीजों हैं, एक चीज नहीं है। ये दूसरी लहर भी नीचे आएगी, लेकिन क्या होगी दूसरे लहर के बाद, कुछ ही महीनों के बाद वैक्सीनेशन भी काफी होगी, फिर भी ये हो सकता है कि वायरस के म्यूटेशन अब ऐसे हो जो वैक्सीन को पोटेंशियली इवेड करें। हाँ, तब इसीलिए हमें ये भी ध्यान करना पड़ेगा। सो दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, हमारा सर्वेलेंस ऐसी होनी चाहिए सारी दुनिया में कि वो तीसरी लहर के पोटेंशियल को डिटेक्ट करें, कैसे वेरिएंट्स आते हैं, और वैक्सीन में ऐसा बदलाव करें जिससे वायरस में जब बदलाव आती है उसी तरह से वैक्सीन में दूसरी तरह से बदलाव करें, ताकि वैक्सीनेशन इफेक्टिव। तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रखने की बहुत जरूरी है। एक और चीज है, ये ख्याल रखनी चाहिए, जब वायरस इवेड करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, ये तीसरी लहर जब आ सकती है, आने की जरूरत नहीं है, आ सकती है, तब ये भी हो सकता है कि तीसरी लहर की इंटेंसिटी बहुत कम हो। तो हमें मालूम नहीं किस तरह की चेंज होगी, लेकिन हमें तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये बदलाव आती रहेगी और लहर कम होने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे आते जाएंगे, और जिस तरह से पैंडेमिक है वो जो कहते हैं एंडेमिक हो जाएगी, कि बहुत लो लेवल पे वायरस हमारे पॉपुलेशन में हो। चलिए, आपने बहुत सारी चीज़ें तो साफ कर दी, फिर भी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, जो आपने कहा। एक तो ये कि क्योंकि आपने कहा हमें चिंता नहीं करनी है, तैयारी अपनी रखनी है, लेकिन जब हम तीसरी लहर कहते हैं तो भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, लोगों के मन में शायद ये आशंका आ जाए कि भाई पहली लहर जैसी आई थी उसमें इतना परेशान नहीं किया था, लेकिन दूसरी जो लहर आई वो पहले से ज़्यादा डेडली है। तो लोगों के मन में ये आशंका नहीं आनी चाहिए कि दूसरी के बाद जो तीसरी है कहीं वो उससे भी डेडली तो नहीं होगी। और दूसरी बात सर जो आपने, हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, मैं आप जी 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 सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से कुछ वेरिएंट्स आते हैं जो बहुत और तेजी से जाते हैं, उसी तरह से नए वेरिएंट्स आ सकते हैं जो एंटीबॉडी या पहले जो हुई है इन्फेक्शन उसको इवेड कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर ध्यान रखें तो हमें कोई
डर नहीं है कि तीसरी लहर बड़ी होगी। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रख रहे हैं सारी दुनिया में और ऐसा कोई अभी फिक्र नहीं। सर एक चीज़ और मैं इसको भी क्लियर करना चाहूँगा दर्शकों की, उसके लिए जैसे आपने वैक्सीनेशन को लेकर कहा, कोई ये आशंका तो नहीं है कि जिनके दो वैक्सीनेशन हो गए होंगे, नया वेरिएंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो वैक्सीनेशन हुआ था वो भी आपका बेकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने साफ साफ ये भी कहा था हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्रीफिंग में कि नए वेरिएंट्स जो अभी हैं वो वैक्सीन इवेसिव नहीं है, यानी वैक्सीन लेना चाहिए हमें और नए वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिव हो। जी ठीक, मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी आपके पास आता हूं। तो सर सवाल ये है कि हमारी तैयारी उसके लिए क्या है, जो तीसरी लहर की बात चल रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें प्रोफेसर राघवन ने स्पष्ट किया, पर हमारी तैयारी क्या है और क्या होनी चाहिए और लोगों को आमतौर पर किस तरह से इसके लिए तैयार रहना चाहिए? जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तीसरी वेव के बारे में जो कहा गया है उससे सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ जस्ट ए काइंड ऑफ एक तरह का ये कहा जाए अनुमान है, और यह अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इस अनुमान को हमें एक चैलेंज मान करके, एक अपॉर्चुनिटी मान करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि वायरस जो है म्यूटेट करता है और म्यूटेट करेगा तो उसके बिहेवियर को ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो माइल्ड होगा या थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर माइल्ड होगा तो नेचुरली उसकी थर्ड वेव नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो कमजोर आएगी, और अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो ये अगेन ये सारी स्पेकुलेशंस ही हैं। अभी इसके बारे में कुछ कहना पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से बहुत अधिक उसको चिंता नहीं करने की जरूरत है, बल्कि उसको हम इस तरह से लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए, एक हमारे अपने जो सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को, उसको एक चरम सीमा तक ले जाएं, उसको जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं उनको हम दूर करें, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता है, अगर आगे आने वाला समय गलत है तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और ये एक अमूमन ठीक बात है कि अगर कोई गलत समय आने वाला है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ये सोचकर ही, जब हम ये सोचकर चलेंगे कि गलत समय भी आ सकता है, तभी हम तैयारी कर पाएंगे। अगर हम कंप्लेसेंसी हो जाएंगे, कंप्लेसेंट हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं गलत समय तो वो आने वाला ही नहीं है, तो वो हम जो चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है वो मिस करेंगे और अपने सिस्टम को नहीं सुधार पाएंगे। तो मुझे इस तरह से लेना होगा इस बात को, और दर्शकों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए इस बारे में, बल्कि हमें और सहयोग देना चाहिए और एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाएं, और जो दूरियां हैं जो आपस की, और जो हम लोग इकट्ठा होते हैं या इकट्ठे होकर सेलिब्रेशंस हैं, इनके शायद तरीकों को बदलना होगा, और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपने एक रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। मास्क पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, मैं समझता हूँ मास्क अगर पहनते हैं तो उससे हमें पॉल्यूशन से भी निजात मिलती है। तो अगर हम इसको हर रोज की जिंदगी में, चाहे कोरोना की वेव हो चाहे ना हो, अगर हम इसको अपनाते हैं और सड़कों पर मास्क पहनकर निकलते हैं तो ये एक हाइजीनिक तरीका है और पॉल्यूशन से भी बचाएगा। तो मैं समझता हूँ इन सब बातों को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए और इस बिहेवियर को एक लॉन्ग टर्म पर अपनाना चाहिए। और इससे देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए रेडिएशन और हीट से भी फर्क पड़ेगा। आपके हमारे चेहरे पर एक नेचुरल एक जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ेगी, और जो चेहरे पे जो धूप के असर होते हैं, गंदे असर होते हैं, वो भी बचेंगे। तो ये कई सारे फायदे हैं, और इसको डर की बजाय, भय की बजाय, पैनिक के बजाय हमें इस तरह से लेना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज को हमें अपने जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको ठीक करने में लगाना चाहिए, और ये जो हमारा जो संशय है उसको हमें उस दिशा में ले जा करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मजबूत बने और जनता की सेवा कर सकें। प्रोफेसर राघवन, जो डॉक्टर सुनील कुमार कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हमें चिंतित नहीं होना है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी करनी। जब हम तैयारी की बात करते हैं तो किस लेवल पर
किस किस को तैयारी, एक हमें देखना पड़ेगा हमारे वैज्ञानिक क्या इसको सही से देख रहे हैं कि किस तरह से ये मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, दूसरा हमारी हेल्थ सर्विसेज, और तीसरा जो कॉमन नागरिक है वो तैयारी। क्योंकि डॉक्टर सुनील कुमार जो कह रहे हैं उसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि शायद अगले कुछ सालों तक, जी हाँ मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, अगले कुछ सालों तक, और वो साल कुछ भी हो सकते हैं, 2, 4, 5 साल, मास्क हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, एक जरूरी हिस्सा बन रहा है। पहले बात यह है हमें अभी क्या ध्यान पे रखना चाहिए। अभी काफी बड़ी सर्ज हो रही है कई जगहों में, उसमें वल्नरेबल लोगों की मदद करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ऐसा पेशेंट्स की ध्यान रखना, वो अभी हमारा कार्य है। साथ साथ हमें ये भी प्रिवेंट करनी चाहिए बाकी जगह में ये दूसरी वेव लहर नहीं आए। उसके लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जबरदस्ती करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि किसी तरह से वो नहीं होगी या होगी, या मैं दूसरी लहर के बारे में बात करूं जी। ये सब हमारे हाथ में अभी कार्य है। डॉक्टर सुनील कुमार ने सही कहा, तीसरी लहर जो आती है वो एक पोटेंशियल, एक पॉसिबिलिटी है। वो अभी जनता की रोल उसमें इतनी नहीं है जितनी वैज्ञानिकों की रोल है। जनता की रोल इतनी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और डिस्टेंस रखें। अगर ये दोनों करें, जिस तरह से रोग बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली ऊपर, अगर हम दूरी रखें उसी तरह से रोग नीचे आ जाएगी एक्सपोनेंशियल। तो हमारे हाथ में है दूसरी लहर को नीचे ले आना और तीसरी लहर को प्रिवेंट करना, तो ये हमारे हाथ में है। और साथ में लहर के ऊपर ध्यान रखना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो वैज्ञानिक देखेंगे। ये वैज्ञानिक जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम दूसरी लहर की बात करते हैं तो सर इसमें अभी जो है इस वक्त जो स्थिति है, ज्यादातर राज्यों में हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, कड़े प्रतिबंध हैं, तो ये एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो चेन रिएक्शन है उसकी, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी तेजी से चले, ये भी बड़ा जरूरी है आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे वैज्ञानिक लगातार ये कहते हैं कि 70% अगर आबादी आपकी वैक्सीनेट हो गई तो फिर आप एक बड़ी लड़ाई जो है जीत जाएंगे। देखिए, इसमें एक मुख्य बात है जो हमें समझनी चाहिए। ये दूसरी लहर के खिलाफ या आगे जाते हुए ये रोग के खिलाफ हमारे हाथ में वैक्सीन एक बहुत भारी टूल है। लेकिन वैक्सीन कैसे बढ़ती है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती है। ये कोरोना वायरस कैसे बढ़ती है? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ती है। उसको रोकने के लिए, ताकि वैक्सीन हमें सब जगह लगा पाए, वो सिर्फ हमारे ही हाथ में है। अगर हम दूरी रखें, अगर हम मास्क पहने, तब हमें वैक्सीनेशन करने के लिए समय मिलेगी। अगर हम नहीं करें और सोचें कि सर्ज क्यों, दूसरी वेव क्यों बढ़ रही है और वैक्सीन के ही इंतजार करें, तो हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वैक्सीन आ रही है, वो बढ़ रही है, आप डिस्टेंस रखें। डिस्टेंस अगर पूरी रखें कि जितने जल्दी सर्ज ऊपर होती है उतने ही जल्दी नीचे आ जाए। डॉक्टर सुनील कुमार, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि इस बार हमने सेकेंड वेव में जो देखा कि हेल्थ सर्विसेज पर जो हेल्थ हमारे जो तमाम वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो एकदम से इतना बड़ा प्रेशर आया, इतने बड़ी तादाद में है, उसको लेकर तो हम अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता लगातार बढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी तैयारी इस हिसाब से कि देखते हुए कि भविष्य के लिए ये तैयारी हमको एक बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी और स्थायी रूप से हमें समाधान देखने पड़ेंगे अपनी हेल्थ सर्विसेज के, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसका ठीक से मुकाबला कर पाएं? बिल्कुल, हमारी प्लानिंग हमेशा ही लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टर्म इमीडिएटली जरूरत होती है। एक अच्छी प्लानिंग के रूप में हमें तीनों चीजों के बारे में सोचना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म होता है जो इमीडिएट करना होता है, एक मिड टर्म होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। और जो हमारे जो तैयारियां हैं, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इमीडिएटली हमें जरूरत है इस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता देने की, बेड्स बढ़ाने की, मरीजों को
पूरी उनकी तैयारी मिले, जो इस समय जो अफेक्टेड लोग हैं उनको पूर्ण सुविधाएं मिले और उनमें पैनिक ना हो, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। तो ये हमारी इमीडिएट जरूरत हो गई। और लेकिन जो हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर है, जैसे हमारी जो मिड टर्म गोल है, ताकि हमारी ये साइकिल टूटे, उसमें वैक्सीनेशन ऑन गोइंग है। तो ये दूसरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और तीसरा जो है हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये रहेगी, जैसे हमने वायरस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और एक कंसोर्टियम बनाया है भारत सरकार ने, जो कि इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगा। ऐसे ही हमारे अस्पतालों में हर तरह की सुविधाएं हों, एक्यूट बेड्स कितने मात्रा में हों और हमारे हॉस्पिटल इस तरह से डिजाइंड हो आगे आने वाले समय में कि उनमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो, कहीं बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े, और एपिडेमिक्स हो या रेडिएशन इंजरीज हो या केमिकल इंजरीज हो या न्यूक्लियर वॉर्स हो, इन सभी वॉर्स को देखते हुए इस तरह की जो हमारे पास जो हमारे लिए डर हैं या जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे के फ्यूचर हॉस्पिटल्स को भी डिजाइन करना होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं हमारे हॉस्पिटल्स में एक बदलाव की जरूरत है, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। कम से कम 30 से 35%, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 40% तक आईसीयू बेड्स होने चाहिए और हर बेड पर एक ऑक्सीजन बेड्स की भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। और बहुत से लोग लगातार समय इतना ही है, बहुत से लोग लगातार सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि जो भी हॉस्पिटल 50 बेड से ज्यादा का हो उसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट कम से कम हो। इस तरह के बहुत सारे शायद हमको चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम भविष्य की जो चीज है उसके लिए तैयार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राघवन और डॉक्टर सुनील कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर की आशंका से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तैयारी रखनी है। फिलहाल तो हमें इस दूसरी लहर को जो है नीचे लाना है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और कोविड से लड़ना है तो आप और मैं, हम सबको एक सिपाही की तरह लगातार सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। न्यूज़नेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की तरफ। सरकार ने IDBI बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इस मामले में सैद्धांतिक मंजूरी दी। सरकार द्वारा IDBI बैंक में कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसका फैसला LIC भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श करके ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग के वक्त करेगी। IDBI बैंक में भारत सरकार और LIC दोनों की मिलाकर 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। इसमें से भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48% और LIC की 49.24% है। LIC अभी इस बैंक की प्रमोटर है और उसी के पास बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण है, वहीं सरकार को प्रमोटर है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित कर दिया, जिसके बाद अब श्रम मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने के लिए उनके आधार का विवरण इकट्ठा कर सकेगा। NIC असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है जो विकास की एडवांस स्टेज पर है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए डेटा इकट्ठा करना है। एक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार भी केवल आधार प्रस्तुत करके पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है। अधिसूचना को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने साफ कर दिया है कि धारा 142 को अधिसूचित करने का मकसद सिर्फ श्रमिकों का डेटा इकट्ठा करना है। और सरकार ने महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थायी पेंशन के भुगतान का सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया है।
पेंशन DARPG विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अस्थायी पारिवारिक पेंशन को भी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए थे कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दी जाए। NPS कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। और वक्त फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे बंगाल की। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन, जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटरमिल्क, देसी रिफ्रेशर। न्यूज़ 8 में आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ सादे समारोह में हुई और शपथ ग्रहण समारोह के बीच में ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में हिंसा जो हो रही है, जिस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं या उन पर हमलों की खबर आ रही है, उसको लेकर राज्यपाल ने कहा कि कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कानून जो है, कानून का राज हो राज्य में। इसके साथ साथ बीजेपी ने आज देश भर में इसके खिलाफ धरना दिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोलकाता में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति में हिंसा का जो सिलसिला है, इसको हम खत्म करके रहेंगे। बुधवार को कोलकाता में 2 शपथ हुई। एक तरफ ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो दूसरी ओर हिंसा की राजनीति के खिलाफ और गणतंत्र की स्थापना के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी विधायकों ने शपथ ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुबह करीब 11 बजे राजभवन कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोविड-19 महामारी के चलते ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रहा। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड को नियंत्रित करने पर प्राथमिकता जताई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। उधर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पार्टी के धरना प्रदर्शन में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस समय हिंसा का तांडव दिख रहा है। बंगाल में तुष्टीकरण राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी वो आगे भी जारी रहेगी। कोलकाता के सेंट्रल पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पार्टी की ओर से आयोजित धरने में शामिल होने के बाद नड्डा ने कहा कि पार्टी राजनीतिक हिंसा की कड़ी को तोड़कर ही रहेगी। चुनाव के पहले भी मैंने कहा, तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, और यही आज जैसे ही उनको सत्ता मिलने की नौबत आई, उससे पहले शाम ढलते ढलते ये घटना घट गई है। ये बताता है ममता जी के पार्टी का चरित्र और प्रजातांत्रिक तरीके से इस राजनीतिक हिंसा को
नस्तो नाबूद करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। कोलकाता में भाजपा विधायकों ने बंगाल में हो रही हिंसा की राजनीति के खिलाफ और गणतंत्र की स्थापना के लिए जेपी नड्डा की उपस्थिति में शपथ ली। इस दौरान जेपी नड्डा ने भी लोगों की जान बचाने की सांकेतिक शपथ ली। बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल के तमाम शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में धरना किया जा रहा है। पार्टी जहां इस मामले में टीएमसी पर हमला बोल रही है, तो शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 महीनों से कानून और व्यवस्था चुनाव आयोग के कंट्रोल में थी और अब वो सुनिश्चित करेंगी कि राज्य में शांति बनी रहे। सिचुएशन बहुत गंभीर है, खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है और जो नड्डा जी ने बोला देशभाग का जो सिचुएशन था उसी एक ही हालत हो गया। पिछले 3 महीने से सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन था। मैंने अभी शपथ ली है, अब मैं नए सिरे से कानून व्यवस्था करूंगी। बीजेपी अध्यक्ष हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के 2 दिन के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, तो बुधवार को भी उन्होंने कई जगहों पर मारे गए कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा मंगलवार को कोलकाता पहुंची, जहां वो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को अगर कोई समस्या है तो वो सीधे उन्हें chairperson-ncw@nic.in पर ईमेल कर सकती हैं या फोन नंबर 9811-899927 पर व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वह इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग हमेशा किसी भी निर्णय से पहले उचित विचार विमर्श करता है और मीडिया की भागीदारी के संदर्भ में आयोग ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि वो स्वतंत्र मीडिया में अपने विश्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आयोग और उसके तमाम सदस्य अतीत और वर्तमान में सभी चुनावों के संचालन और देश में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को मानते हैं। और देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए चुनाव आयोग ने लोकसभा की 3 और विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। देश भर में लोकसभा की 3 और राज्य विधानसभाओं की 8 सीटें खाली हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि भविष्य में उचित समय पर चुनाव कराने पर आयोग फैसला लेगा। और अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरक्षण को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने मराठा समुदाय को शिक्षा में 12% व नौकरियों में 13% तक आरक्षण देने वाले SEBC कानून 2018 को रद्द कर दिया। इस कानून से महाराष्ट्र में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नवनिर्वाचित MLA चंद्रा बोरे ने केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगाई है और खुद की जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कृपया मुझे सुरक्षा दी जाए जिससे अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह मेरी हत्या न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल वेस्टा परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमति जताई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर परियोजना के निर्माण कार्य को गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इसमें लगे श्रमिकों के प्रतिदिन कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। लेकिन आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मास्क ज़रूर लगाएं। अब मैं भी स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूं और ये मास्क लगा के निकलूंगा, क्योंकि ये मास्क लगाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया और वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। कोरोना से बचा